हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स और कल हम कर रहे थे हमारे प्रोडक्शन थ्योरी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और थ्योरीज। तो उसी क्रम में हमारा बचा था रिटर्न टू स्केल और आइसोक्वांट। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आइसोक्वांट के बारे में। आइसोक्वांट का क्या होता है? It is a combination of all the points that depicts combination of two inputs L and K which can be used to produce the same level of output। तो देखिए, ये कंसेप्ट जो है हमने डिमांड में या कंज्यूमर थ्योरी में हमने जो इंडिफरेंस कर्व पढ़ा था, बिल्कुल उसके जैसा ही कंसेप्ट है ये। लेकिन वहां था सेटिस्फेक्शन और यहाँ है हमारा प्रोडक्शन का लेवल। तो आइसोक्वांट बिल्कुल वहां पे जो इंडिफरेंस कर्व था वो बताता था सेटिस्फेक्शन लेवल को, आइसोक्वांट बताता है प्रोडक्शन के लेवल को। ठीक है, तो वहां पर हम दो कमोडिटीज को कंज्यूम करते थे। यहाँ पर हैं दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल। तो लेबर, आइसोक्वांट क्या बताता है? लेबर और कैपिटल के वो सारे कॉम्बिनेशंस जिससे हम कोई एक लेवल ऑफ प्रोडक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहा है। पूरे इस सारे ये जो भी कॉम्बिनेशन है, चाहे मैं एल एंड के का ये वाला कॉम्बिनेशन ले लूं, चाहे मैं ये कॉम्बिनेशन ले लूं, सब जगह हर एक कॉम्बिनेशन पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है? हमारा 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो आइसोक्वांट के हर एक पॉइंट पे जो प्रोडक्शन है वो इक्वल रहता है, इसलिए इसे आइसो प्रेडिक्ट कर्व भी कहते हैं हम। अब देखिए, यहाँ पर एक और डिफरेंस है इंडिफरेंस कर्व और आइसोक्वांट में कि इंडिफरेंस कर्व में हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, एक तरह से कहें तो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट भी हम इसको कहते हैं, बिकॉज इट एज्यूम्स लिमिटेड सस्टेनेबिलिटी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है लेबर और कैपिटल के बीच में, बिकॉज कि मैं अगर ये कहती हूँ कि 5 यूनिट्स कैपिटल के साथ हम 2 यूनिट्स ऑफ लेबर जो है एम्प्लॉय कर रहे हैं 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए। अब अगर मैं कहूं कि मुझे 1 यूनिट लेबर का कम करना है, तो उसके लिए कैपिटल कितना इंक्रीज करना होगा? 8। तो मैं 2 से 1 पे आ सकती हूँ। 1 यूनिट डिक्रीज यहाँ पे किया तो यहाँ पे 3 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ। 2 से 1 पे आ सकती हूँ, बट आई कैन नॉट गो ऑन 2.2। 2.2 यूनिट्स ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी एक फर्क होता है। जबकि वहां पे हम कमोडिटी की बात करते हैं, तो कमोडिटी को हमने माना कि वो परफेक्टली डिविजिबल है। तो as there are only few processes which are available, ठीक है, ये limited substitutability है, तो ये convex to origin होता है। only few processes which are available for producing the commodity, say A1 A2, सिर्फ कुछ ही प्रोसेस हैं, A1 A2 A3, ये कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन है जो पॉसिबल है प्रोडक्शन के लिए। सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर इज पॉसिबल ओनली एट किंग्स। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड एज ऑन द लेफ्ट साइड, इस फिगर में जो कि बताया गया है। ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट। लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वांट होता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो है सिर्फ कुछ कुछ ही ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल होता है, बिकॉज क्या होता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं होती लेबर एंड कैपिटल के बीच में। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आइसोक्वांट की। ये देखिए, ये जो हमने बताया था, एक पिछले फिगर में एक था वो था आइसोक्वांट, और ये जो एक साथ 2 3 4 होंगे तो ये होगा आइसोक्वांट मैप। ये होगा आइसोक्वांट मैप। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड नेगेटिवली इंक्लाइंड है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नेगेटिवली इंक्लाइंड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हमारी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है? बिकॉज हमारी एमआरटीएस जो है वो डिक्रीजिंग होती है। एमआरटीएस क्या होता है, इसको अभी हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ये इसी वजह से होता है। अभी देखिए, बिल्कुल सिमिलर जो प्रॉपर्टीज हमारी इंडिफरेंस कर्व की थी, वही प्रॉपर्टीज हमारी आइसोक्वांट की है, सिर्फ कुछ थोड़ा थोड़ा फर्क है।
जैसे सबसे बड़ी बात कि हम इंडिफरेंस कर्व में बता नहीं सकते कि सेटिस्फेक्शन कितना है, या हम बता सकते हैं कि 100 यूनिट्स हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारा 200 हो रहा है, यहाँ पे हमारा 250 हो रहा है। इस तरह से हम प्रोडक्शन को नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। आफ्टर दैट थर्ड प्रॉपर्टी है हायर आइसोक्वांट्स रिप्रेजेंट्स द लार्जर आउटपुट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर के और एल सपोज जितना है, ये 5 है, ये 4 है, और यहीं पे अगर मैं इसके सिमिलर ये पॉइंट देखूं, यहाँ पे के और एल दोनों बढ़ गए, तो दोनों बढ़ गए तो दैट मीन्स आउटपुट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है जैसे जैसे हम हायर आइसोक्वांट पे जाएंगे, वो जो है वहां पर आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा। नो टू आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट, कोई भी दो आइसोक्वांट्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व की तरह ही, वही इसमें लॉजिक है। अब कितने तरह के आइसोक्वांट्स होते हैं? फर्स्ट इज स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट, जैसा कि ये यहाँ पर फर्स्ट फिगर में हमने बनाया है स्मूथ आइसोक्वांट। ये क्या है? कंटिन्यूस substitutability ओवर अ सर्टेन रेंज बिटवीन द इनपुट फैक्टर्स। ठीक है, जो दोनों फैक्टर्स हैं वो सब्सटीट्यूट्स हैं, एक सर्टेन रेंज में सब्सटीट्यूट्स हैं दोनों इनपुट्स या जो दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब अगर ये लीनियर आइसोक्वांट की बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, ये परफेक्टली सब्सटीट्यूट होंगे, एल और के एक दूसरे के, एक और दूसरे के परफेक्टली सब्सटीट्यूट होंगे। जितना एल को कम करना है उतना का उतना के बढ़ता जाएगा। इस केस में क्या होगा कि जैसे जैसे मैं एल को कम करती जाऊंगी, ठीक है, तो उसी क्वांटिटी के लिए के जो है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट ये जो वाला जो आइसोक्वांट है, इसके अंदर ये तो थे परफेक्ट सब्सटीट्यूट, और यहाँ पे जो के और एल है वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? सब्सटीट्यूट, परफेक्ट सब्सटीट्यूट, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। और यहाँ पे क्या है? ये होंगे स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट। अगर के और एल स्ट्रिक्टली कॉम्प्लीमेंट है, दोनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो इस तरह का जो है हमारा आइसोक्वांट का शेप बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो है प्रोडक्शन का लेवल बता रहा है, यहाँ से हम आगे जाएंगे तो ये क्या है, लेबर तो इतना ही है और सिर्फ कैपिटल बढ़ रहा है, प्रोडक्शन उतना ही है, तो दैट मीन्स ये हम कैपिटल को वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है स्ट्रिक्टली जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो इस पॉइंट पे ही प्रोडक्शन होगा। इससे फिर आप यहाँ पे जा सकते हो, इधर या इधर मूव करना बहुत नुकसान वाली बात होगी। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन, यहाँ पे इसकी जो फैक्टर्स का प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड होता है। अब देखिए बात करते हैं हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन की। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो ये क्या है, एक तरह से होता है आइसोक्वांट का हमारा स्लोप। ठीक है, मैंने जैसे ये आइसोक्वांट बनाया, ठीक है, यहाँ पे ये है के एंड दिस इज एल। ठीक है, तो ये क्या होता है, चेंज इन के ड्यू टू चेंज इन एल। तो अगर इसी प्रोडक्शन लेवल पे रहना है तो एल में जो इंक्रीज होगा उसकी वजह से, सॉरी के में जो इंक्रीज होगा उसकी वजह से एल में कितना डिक्रीज होगा, ये इस बात का मेजरमेंट होता है। कितनी इनकी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, स्थानापन्न कितना है दोनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इस बात का मेजरमेंट होता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब वो साथ में देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट marginal productivity of labor upon marginal productivity of capital भी लिख सकते हैं। marginal productivity of labor upon marginal productivity of capital भी हम इसको लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इसमें एल में कम होने से जितना एल में एल के कम होने से प्रोडक्शन जितना कम होगा उतना का उतना प्रोडक्शन सब्सटीट्यूट कर देगा कौन, के। तो दैट मीन्स ये क्या बताएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ पी एल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एल, एंड दिस विल रिप्रेजेंट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की फॉर्म में मैं लिखना चाहूँ तो आई विल राइट दिस चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन लेबर, चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन लेबर। सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा के।
तो ये जो है सारे रिप्रेजेंटेटिव सारे तरीके हैं एमआरटीएस को रिप्रेजेंट करने के। अब साथ में इसमें ये जो नेगेटिव साइन दिया हुआ है, नेगेटिव साइन बिल्कुल जो हमारा ये जो कंसेप्ट था इलास्टिसिटी का, डिमांड का, तो उसी तरीके से ये नेगेटिव साइन एक मैथमेटिकली नेगेटिव चीज को नहीं बताता है, ये बताता है के और एल के बीच के नेगेटिव रिलेशन को। यानी अगर के को बढ़ाना है तो एल को कम करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन उतना ही रखना है। के को बढ़ाने के लिए, आगे से आगे बढ़ाने के लिए एल को कम करते जाना पड़ेगा, क्योंकि के बढ़ गया एल उतना ही रहा तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। के और एल दोनों बढ़ा दिए तो प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लेकिन आइसोक्वांट पे क्या है, अगर उसी आइसोक्वांट पे मूव कर रहे हैं दैट मीन्स उसी प्रोडक्शन लेवल पे अपने को रहना चाहिए। तो क्या होगा कि जितना के में चेंज करेंगे उस हिसाब से एल में भी चेंज होगा, और वो चेंज अपोजिट डायरेक्शन में होगा। के को कम करेंगे तो एल को बढ़ाना पड़ेगा, अगर के को बढ़ाएंगे तो एल को कम करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव साइन इसीलिए होता है। और बिल्कुल इसका भी वैसा ही एक्सप्लेनेशन है जैसा कि मैंने आपको इलास्टिसिटी में बताया था कि अगर ये जो है -2 है, मैथमेटिकली अगर अपन देखें तो -2 एंड -1 है, तो -1 इज ग्रेटर देन -2। बट इस केस में जहां हम एमआरटीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, -2 इज ग्रेटर देन -1, बिकॉज दिस नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एंड लेबर और बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, अब देखिए इसको प्रूव करना है, इसको कैसे डिराइव करें कि ये जो है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल होता है। ये जो मैंने बताया कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टोटल डेरिवेटिव अगर हम लें क्यू का, कंसिडर द टोटल डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इफ क्यू इज फंक्शन ऑफ एल एंड के, तो इसका ये टोटल हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो देखिए ये आ जाएगा पहले के का प्लस एल का। ओके, तो अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, डी के अपॉन डी एल। एक आइसोक्वांट पे जो है चेंज इन क्वांटिटी कितना रहता है, 0 रहता है। एक ही आइसोक्वांट पे कहीं पे भी आप मूव कर लो, जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो उतनी ही रहती है 100। दैट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डी क्यू विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to L, what is this? This is MPL, marginal productivity of labor, and this is marginal productivity of capital. So hence prove that this dk upon dl is equals to mpl upon mpk। तो देखिए दो तीन चीजें इससे क्लियर होती हैं। एक तो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के रेशियो के बराबर होता है। इनको डिवाइड करें तो आता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब जब अगर हमको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ से जो हमारी बजट लाइन होगी, जो फर्म की कॉस्टिंग की लाइन होगी, ये जहां टच करेगी वहां हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है, ये हमारे प्राइस रेशियो को भी बताता है। ओके, ये हमारे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की, उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो कैपिटल की है उस हिसाब से उसको पेमेंट किया जाएगा। तो इस ये जो है एमआरटीएस प्राइस रेशियो को भी बताता है। मार्केट में इनपुट्स का जो प्राइस रेशियो है उसको भी ये बताता है। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ओके, डिफरेंशियल कैलकुलस से इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। और साथ में ये क्या होता है, स्लोप एक तरह से जो आइसोक्वांट है उसका स्लोप भी मेजर करता है। तो यानी एमआरटीएस के बारे में दो तीन चीजें हैं। फर्स्ट तो है कि ये क्या बता रहा है, मार्केट में प्राइस रेशियो बता रहा है, इनपुट प्राइस रेशियो, इनपुट प्राइस रेशियो। ठीक है, सेकंड चीज ये क्या बता रहा है, सेकंड चीज ये बता रहा है कि ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के इक्वल होता है। थर्ड चीज, थर्ड क्या है, दिस इज स्लोप, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, दिस इज व्हाट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट। तो ये चीजें तीनों बहुत ही ध्यान रखने की हैं।
अब नेक्स्ट देखिए इसको किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। अगर अभी तक मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ में आया है तो बस 1 मिनट ये एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, आप पिक्चर एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको ये भी पता पड़ जाएगा कि ये जो हमारा आइसोपॉइंट कर्व है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है। कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमने किया था वहां डिमांड में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है, कॉम्बिनेशन ABCDE। तो क्या कॉम्बिनेशन है, 1 यूनिट ऑफ लेबर 15 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 2 यूनिट ऑफ लेबर 11 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। अब देखिए जैसे जैसे लेबर बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपिटल की क्वांटिटी कम हो रही है, सो दैट कि हमारा आउटपुट उतना ही बना रहे 150 यूनिट्स। ठीक है, तो यानी कि ये जो सारे कॉम्बिनेशन हैं इनको जब हम प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा आइसोक्वांट। ठीक है, जो कि मैंने ये यहाँ पे ड्रॉ किया है, आइसोक्वांट हमारा बनेगा। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे है चेंज इन कैपिटल कितना है, 4 यूनिट्स का चेंज हो रहा है, 4 यूनिट्स कम हो रहे हैं, चेंज इन लेबर कितना है 1। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन हो गया 4। ओके, नेक्स्ट देखेंगे चेंज इन कैपिटल इज 3 and this is 1, so 3 upon 1, this is equals to 3. Change in capital is 8 minus 6, 2. So change in capital is 2. Change in labor is 4 minus 3, 1. So this is equals to 2. And next में 5 to 6 हो गया 1, 1 is to 1, that means this is equals to 1। ओके, तो ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है देखो डिक्रीज हो रही है, पहले 4 थी 3 हो गई 2 हो गई और 1 हो गई। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये जो लेबर और कैपिटल है वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं और उसके लिए कैपिटल को जो डिक्रीज करते हैं, वो कैपिटल का पहले तो 4 ही डिक्रीज करना पड़ रहा था 1 यूनिट लेबर के लिए, अब 3 यूनिट डिक्रीज करना पड़ रहा है 1 यूनिट लेबर के लिए, फिर 2 यूनिट ही डिक्रीज कर पा रहे हैं 1 यूनिट लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए। तो ये इस तरह से होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम देखें तो ये है, इसका स्लोप बताता है किस तरह से 4 यूनिट्स यहाँ पे के का छोड़ा और एल का कितना छोड़ा 1 यूनिट, फिर 3 यूनिट के का छोड़ा, एल का कितना छोड़ा 1 यूनिट। तो इस तरह से ये जो है ये कम होता जाता है। ठीक है, हमारा लेबर जो है वो तो हम उतना ही बढ़ाते जा रहे हैं, पहले इसके लिए 4 कम करना पड़ा, फिर 3 कम करना पड़ा, 2 कम करना पड़ा, और इसीलिए ये जो आइसोक्वांट है ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो गया। और MRTS कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कंसेप्ट मैं समझती हूँ कि क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसको समझने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, because as factor price changes the firm will substitute cheaper input। ठीक है, जैसे जैसे फैक्टर्स की प्राइस चेंज होगी तो फर्म क्या सोचेगी, फर्म ये सोचेगी कि जो सस्ता वाला इनपुट है हम उसको यूज करें, जो एक्सपेंसिव है उसको छोड़ें और जो सस्ता है उसको यूज करें अगर पॉसिबल है तो। बिकॉज फर्म का बिहेवियर कैसा होगा, फर्म ये सोचेगी कि उसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो जब फर्म का इस तरह का बिहेवियर होगा, वो सस्ते को सब्स्टिट्यूट करेगी एक्सपेंसिव की बजाय, तो क्या होगा, हमारा जो K अपॉन L है, K अपॉन L है ये भी हमारा चेंज हो जाएगा, K अपॉन L भी जो है वो चेंज हो जाएगा, ये रेशियो भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि क्या है, जो रिलेटिव शेयर है फैक्टर्स का वो चेंज हो जाएगा। एंड the size of this effect depends upon the responsiveness of change of K upon L। कितना ये चेंज होगा, क्या होगा फैक्टर प्राइस से, कितना इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये जो है इनका जो चेंज पे रिस्पॉन्सिवनेस है, इनकी जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, ये बिल्कुल उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। और जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ज्यादा है उतना ही ज्यादा ये जो रेशियो है, रेशियो में चेंज होगा।
तो ये जो मेजरमेंट है, ये जो रिस्पॉन्सिवनेस का मेजरमेंट है कि फैक्टर की प्राइस में चेंज होने से रेशियो में कितना चेंज होगा, इसको हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसको हम किससे मेजर करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। तो कैसे मेजर करते हैं? देखिए ये फॉर्मूला है sigma, this is equals to percentage change in K upon L upon percentage change in MRTS. परसेंटेज चेंज इन व्हाट? रेशियो ऑफ बोथ द इनपुट्स। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ बता रही थी, प्राइस में चेंज होने से दोनों में चेंज होगा। और यहाँ पे ये MRTS लिखा है। MRTS क्या है? मैंने अभी आपको बताया अपनी पिछली स्लाइड में, दिस इज नथिंग बट दिस इज इनपुट प्राइस रेशियो। इनपुट प्राइस रेशियो, ठीक है, ये है इनपुट प्राइस रेशियो। तो परसेंटेज चेंज इन इनपुट प्राइस रेशियो और ये है परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। ठीक है, रेशियो ऑफ इनपुट्स, प्राइस में चेंज होने से इनपुट के रेशियोज में क्या चेंज हो रहा है, ये इसको मेजर करता है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए, अगर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं इनपुट्स, जो है परफेक्टली सब्स्टिट्यूट हैं, तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? इंफिनिटी, इट विल टेंड टू इंफिनिटी। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विल टेंड टू infinity. If inputs are perfectly complement, then this will be equals to what? 0. Lower sigma or lower elasticity of technical substitution means it is harder to substitute K for L and vice versa. यानी कि अगर जो इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है, जो सिग्मा इसकी वैल्यू कम आ रही है, लोअर आ रही है, जितना ज्यादा लोअर आ रही है उतना ज्यादा मुश्किल है के की जगह एल को सब्स्टिट्यूट करना या एल की जगह के को सब्स्टिट्यूट करना। Higher sigma means it is easier to substitute K for L and vice versa. Higher sigma है, that means K को L की जगह और L को K की जगह सब्स्टिट्यूट करना आसान है। और ये एक बात ध्यान रखने की है, सिग्मा जो है यूनिट फ्री है। यहाँ पे अगर हम अभी सिर्फ MRTS की देखिए बात करते हैं, MRTS जो है चेंज इन कैपिटल, चेंज इन लेबर, तो लेबर की जो मेजरमेंट यूनिट है वो अलग होगी, वो आर्स के हिसाब से हम मापेंगे। कैपिटल की जो यूनिट है वो अलग होगी मेजरमेंट। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए भी यहाँ पे इलास्टिसिटी की जरूरत पड़ी। बिकॉज अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइसेस से हम इसका रेशियो निकालेंगे प्राइसेस से, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये यूनिट फ्री होगा, ये एक यूनिट फ्री क्वांटिटी है, एंटिटी है। अब देखिए अगर परफेक्ट है इनपुट मार्केट, परफेक्ट है, सो इन परफेक्ट इनपुट मार्केट, द फॉर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट चूजेस द इनपुट कॉम्बिनेशन एट व्हिच द MRTS इज इक्वल टू रेशियो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइसेस। अगर इनपुट मार्केट जो परफेक्ट है या परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इनपुट मार्केट में, तो MRTS जो है किसके बराबर होगा? MRTS जो है वेजेस अपॉन लेबर के इक्वल ही होगा। ठीक है, परफेक्ट इनपुट मार्केट, देखिए परफेक्ट कंपटीशन अभी हमने किया नहीं है, तो यहाँ पे जो है मार्केट के हिसाब से रेट्स डिसाइड होती हैं। तो यहाँ पे जो प्राइसेस का रेशियो है वेज अपॉन W अपॉन R ही होगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर MRTS जो है, यहाँ पर W अपॉन R, के क्या है, वेजेस लेबर का है, R कैपिटल का है, और ये इसके इक्वल होगा। अब देखिए ये जो तीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए हमने, आइसोक्वांट किया, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किया, इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन किया, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे। उसके बाद हम आते हैं रिटर्न टू स्केल पे, जो कि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिटर्न टू स्केल जो होता है, एक लॉन्ग रन में जो थ्योरी होती है वो होती है रिटर्न टू स्केल, और जो शॉर्ट रन की थ्योरी होती है प्रोडिक्शन की वो होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने कर लिया था, जहां पर कि एक फैक्टर फिक्स था और बाकी के वेरिएबल थे। अब रिटर्न ऑफ स्केल की तरफ हम आते हैं, ये लॉन्ग रन की थ्योरी है। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे इनपुट्स जो है हमारे वेरिएबल हो जाते हैं। हम मशीनरी की क्वांटिटी को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, बिल्डिंग को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये फर्क होता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। द चेंजेस इन आउटपुट एज ऑल फैक्टर्स चेंजेस बाय द सेम प्रपोर्शन, सारे जो फैक्टर्स हैं
हम उसको सेम प्रोपोर्शन में जब चेंज करते हैं तो आउटपुट में किस तरह का चेंज होता है, रिटर्न टू स्केल हमें बताता है। 3 तरह के रिटर्न टू स्केल हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल सबसे पहले कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जिस प्रोपोर्शन में चेंज किया, अगर आउटपुट में भी सेम उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो गया तो दैट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। तो दैट मीन्स सपोज इनिशियली प्रोडक्शन फंक्शन था ये एल एंड के, सॉरी के, है ना। तो अब अगर मैंने एल की जगह एम्प्लॉय कर दिया एल एक्स, के की जगह के एक्स, ठीक है। इफ सपोज आई एम इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एल एंड के बाय बोथ बाय एक्स प्रोपोर्शन, तो फिर क्या होगा, इफ द आउटपुट दैट मीन्स ये जो P1 है, अगर ये जो प्रोडक्शन है सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो जाए, प्रोडक्शन भी Px हो जाए, यानी कि क्या है P1 इज इक्वल टू Px हो जाए, तो दैट मीन्स क्या है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर मैंने 100% इंक्रीज किया एल में और के में और आउटपुट भी 100% इंक्रीज हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, ये यूनिट्स ऑफ लेबर कितना हो गया, 1 का 2 हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया, 100% इंक्रीज हो गया लेबर में। फिर यूनिट्स ऑफ कैपिटल 3 का हो गया 9। अब टोटल प्रोडक्ट जो है वो कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन, ये 3, यहाँ पे हो गया 30, ये हो गया 200%, दैट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं। ओके, कांस्टेंट रिटर्न्स अगर अपने को देखना है, यहाँ पे जो है लेबर और कैपिटल में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, इफ सपोज 33% इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 3 to 4 हो गया और 9 to 12 हो गया, यानी कि 1 का इंक्रीज तो यहाँ हुआ है एंड यहाँ पे 3 का इंक्रीज हुआ है, तो 33% इंक्रीज हुआ है, ये 60 का 80 हो गया, तो यहाँ पे प्रोडक्शन में भी 33% का इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। सीधे सीधे कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे P1 अभी का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज करने के बाद और पुराना वाला प्रोडक्शन, इफ ये जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज हुआ उसके इक्वल आ जाता है अगर ये, तो दैट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब क्या है, अगर यहाँ पे ये मैंने इंक्रीज किया लेकिन जो प्रोडक्शन है वो Px से ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, यानी कि P1 जो है वो Px से ज्यादा हो गया, लेबर और कैपिटल में तो मैंने x का ही इंक्रीज किया, अगर ये ज्यादा हो गया दैट मीन्स क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अगर ये कम हुआ दैट मीन्स अगर जो P1 है वो कम हुआ Px से, तो दैट मीन्स क्या है, मैंने लेबर को तो x रेशियो x परसेंटेज से इंक्रीज किया, कैपिटल को भी x परसेंटेज से इंक्रीज किया, लेकिन जो टोटल आउटपुट है वो x परसेंटेज से कम से इंक्रीज हुआ, ये तो वो क्या है, वो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब देखिए इसको जो हमारा आइसोक्वांट मैप है उसमें भी हम बता सकते हैं, उसमें भी उसको देखिए ये आइसोक्वांट मैप है। अब यहाँ पे जो है जितना मैंने लेबर, ये लेबर और कैपिटल यहाँ पे इतना था, ठीक है। अब अगर मैंने लेबर को और कैपिटल को इक्वली डबल कर दिया, ठीक है, पहले इतना था और इसको डबल कर दिया, 100% इंक्रीज है, तो यहाँ पे भी उतना ही 50 यूनिट जो है इंक्रीज हो गया, तो दैट मीन्स क्या है, इन दोनों के बीच इतना गैप रहेगा। इसके आगे अगर मैं देखूं, फिर से लेबर कैपिटल में इतना इंक्रीज किया मैंने, ये कितना 150 हो गया, दैट मीन्स इन दोनों के बीच का गैप अगर इक्वल चल रहा है, आइसोक्वांट मैप में अगर सारे आइसोक्वांट्स के बीच का जो गैप है वो इक्वल चल रहा है, तो दैट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अगर ये जो गैप है आगे जाते हुए कम होता जाता है, दैट मीन्स 50 से 100 करने के लिए पहले तो ये इतना बढ़ाया, उसके बाद 50 से 100 करने के लिए अब इतना ही बढ़ाना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अगर ये गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, x इंक्रीज किया था 50 यूनिट्स इंक्रीज हुआ, अब मैंने 2x या 3x इसको इंक्रीज किया, तब कहीं जाके 50 यूनिट्स इंक्रीज हुआ, तो क्या है, ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आपको सीधा सीधा इसके गैप को देखकर ये अंदाजा लगाना है, अगर इक्वल गैप है ये
आइसोक्वांट्स में तो दैट मीन्स कांस्टेंट रिटर्न है। ये जो गैप है आगे जाके कम होता जा रहा है तो दैट मीन्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, और ये गैप आगे जाके अगर बढ़ता जा रहा है तो दैट मीन्स दिस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन अगर कहीं पर दिया है पेपर में, क्वेश्चन में कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दिया है और ये जज करना है रिटर्न टू स्केल कैसा है, तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा है। तो देखिए ये हमारे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो है इक्वेशन है। ये जो b है ये सुपरस्क्रिप्ट ये ऊपर है और ये a भी इसकी पावर है, ठीक है। ये ऐसा कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कब बताएगा, जब a प्लस बी जो है 1 के बराबर हो। इफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब a प्लस बी इज लेस देन 1 देन क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये बातें बिल्कुल टू द पॉइंट अपन बात करेंगे और ये बातें अपने को ध्यान में रखनी है बिल्कुल अच्छे से निट के एग्जाम में। अब इसके बाद देखिए रिटर्न टू स्केल एंड डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। सपोज प्रोडक्शन फंक्शन है ये अपना x is equals to FLK. If we increase both the factors of production A and K by A is a constant, तो ये हो जाएगा हमारा नया वाला प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। इफ वी कैन फैक्टर a आउट व्हेन वी कैन राइट द न्यू प्रोडक्शन फंक्शन। अब नया जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये जो x है, x की वैल्यू a फैक्टर को अगर अपन बाहर निकालें तो दैट मीन्स क्या है, इस प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने a को बाहर निकाल दिया। एक एग्जाम्पल से अपन इसको देखिए देख सकते हैं कि सपोज जो पहला हमारा प्रोडक्शन फंक्शन था वो था k प्लस 3l, ओके। अब मैंने इसको इंक्रीज कर दिया, सॉरी 2l कर देते हैं, k की जगह मैंने कर दिया 2k, l की जगह हो गया 2l, ठीक है। मेरे लिए यहाँ पे a क्या है, 2a है। तो अब यहाँ पे अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूं, k प्लस 2l ये आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 2 एंड दिस इज व्हाट, ये वाली जो टर्म है ये q, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो है 2 की पावर है कितनी, 1, तो ये क्या है, दैट मीन्स ये 1 डिग्री का होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। यही बात इसमें कहना चाहते हैं। इफ सपोज यहाँ पे होता स्क्वायर स्क्वायर, तो जब मैं यहाँ k की जगह 2k रखूंगी तो इधर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, जब इसको कॉमन लेंगे तो 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, तो 2 रेज़ टू अगर 2 है तो दैट मीन्स इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2। सो वी कैन, इफ वी कैन फैक्टर a आउट, अगर हम a को बाहर निकाल सकते हैं जैसे कि मैंने ये 2 को बाहर निकाला, देन वी कैन राइट द न्यू प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। नया प्रोडक्शन फंक्शन इस वाले पुराने वाले प्रोडक्शन फंक्शन की फॉर्म में, जैसे मैंने ये यहाँ पे पुराना वाला ले आई, ठीक है, a raised to v, this implies that a raised to vx is homogeneous। अगर बाहर निकाल सकते हैं तो ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो। एंड व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ होमोजीनियरिटी, द पावर ऑफ a, दैट मीन्स दिस v इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियरिटी। तो ये चीज ध्यान रखने की है। तो फ्रेंड्स इतना ही, हमारी प्रेडिक्शन थ्योरी पूरी कंप्लीट हुई। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कॉस्ट थ्योरी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मीनल का चैनल।